बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद करता हूँ और सबको मेरा सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स अपना क्या रोल प्ले करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द एसएमईज़, और एसएमई सेक्टर की हमारी क्या मुश्किलात हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के हवाले से इस सेक्टर के अंदर क्या रुझानात पाए जा रहे हैं और इंडस्ट्री की किस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज इन अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे पास दो गेस्ट हैं जिनका मैं आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और बेशुमार ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के साथ एसोसिएट रहे हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर के ये एज एन स्पोक पर्सन भी हैं। इनका नाम मशहूद अहमद साहब है और इस सेक्टर में इनकी ग्रिप मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ही होगी, इसीलिए आज हमने इनको इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया है। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं शुजाउल हक साहब, ये भी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं और पाक ओरिएंट के नाम से कंपनी को ये ओन करते हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो आप दोनों लोग को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे चैनल पर आए और आज हम इस सेक्टर पर बात करेंगे कि ये सेक्टर हमारा जब से डॉलर की और एनर्जी क्राइसिस, डॉलर का अप एंड डाउन और एनर्जी क्राइसिस हुई है, तो जब से ये सेक्टर हमारा बड़ी मुश्किलात का शिकार है। और एक और मसला ये पैदा हुआ है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से लीजिंग के मसाइल भी आ गए, जिसकी वजह से कार्स की जो डिमांड है वो कम हो गई है और ऑलरेडी लोगों की परचेजिंग पावर भी अब नहीं रही है, जिसकी वजह से लोग तेज़ी से गाड़ियाँ ख़रीद सकें और प्लांट्स भी शट डाउन होने की करीब में है और बाकायदा शिफ्टें भी कम कर दी गई। ये आपके बेहतर इल्म में होगा। तो ज़रा मशहूद साहब बिस्मिल्लाह करें और थोड़ा सा ज़रा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो ऑटो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो एक मुश्किलात में तो मुब्तला है। पिछले 1.5 साल से देखें, अगर हम सब जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 का साल लें तो हमारे 10 महीने कम इंडस्ट्रीज ने कंप्लीट किए, मगर इन 10 महीने में जो वॉल्यूम है वो कोई इतना अच्छा मुस्बत नहीं है। 30% के वॉल्यूम पे ये इंडस्ट्री अभी चल रही है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंडस्ट्री की सर्वाइवल। 30% के वॉल्यूम पे अपने ओवरहेड को, अपनी दूसरी चीज़ों को, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना या उनको सस्टेन करना, तो इस वक्त ये बड़ा चैलेंज से गुजर रहा है। मगर कहा जा सकता है कि आने वाले कल में इंडस्ट्रीज में बेहतरी आए, जब आपकी स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तो डेफिनेटली उसमें इंडस्ट्री, और वो भी मदर ऑफ द इंडस्ट्री जिसको कहते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, वो एक की रोल प्ले करेगी। और पास्ट में भी आपने देखा कि इस इंडस्ट्रीज ने की रोल प्ले किए हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात हो या आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशंस की बात हो या आपकी इस साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज जो इस इंडस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्व हैं उनकी। तो इंडस्ट्री पॉजिटिव है कि नेक्स्ट 2024 में देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। तो नेक्स्ट 2024 में कोई उम्मीद है कि गवर्नमेंट कोई फेवरेबल पॉलिसी लाए या हमारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और ज़्यादा कुछ डेवलप हो? ईवी सेक्टर की कुछ उम्मीद है कि ईवी सेक्टर की कोई फेवरेबल पॉलिसीज़ बनेंगी, कुछ फेवरेबल फ्रेंडली एसआरओज आएंगे, कुछ ये सेक्टर डेवलप होगा, क्योंकि दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि हमारी जो है ना ईवी व्हीकल्स आए और हमारा जो ये पॉल्यूशन लेवल है ये ज़रा कम हो। ये और आपको अंदाज़ा ही होगा इस वक्त कराची शहर और लाहौर शहर का जो इस वक्त पॉल्यूशन लेवल है वो क्या है। देखें, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 2024 इस पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक हम जा रहे होंगे। तो डेफिनेटली जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी गवर्नमेंट में, तो उसको स्टेबल होने के लिए 2-3 महीने चाहिए। एंड देन वो आप बात कर रहे हैं कि वो इंगेज करेगा इंडस्ट्रीज़ को और फोकस करेगा कि आपकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आए। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री तो आपसे उम्मीद रखती है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस इंडस्ट्रीज़ को फोकस करेगी और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये क्राइसिस जो हैं ये इमीडिएट रिजॉल्व नहीं होंगे। तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट, और उसमें कॉन्फिडेंस आप उनको दें, जो भी आता है उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड ले। इंडस्ट्रीज से आप हट के कोई भी काम करेंगे तो आपने देखा कि 1-1.5 साल में सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नहीं, इसके साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, उनके भी क्राइसिस हैं और चैलेंजेस हैं। जहाँ तक आप इलेक्ट्रिकल्स की व्हीकल्स की बात करते हैं
देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपके पास सेगमेंट्स हैं। हमने ये देखा कि पिछली गवर्नमेंटों में कि हमने देखा कि एक प्रोविंस ने अपनी इलेक्ट्रिकल बस मंगवा ली, दूसरी प्रोविंस ने दूसरी इलेक्ट्रिकल बस मंगवा ली। अगर ये कंबाइंड एफर्ट्स होती तो शायद एक अच्छा वॉल्यूम होता और उसमें आपकी अच्छी निगोशिएशन हो जाती। एक अच्छी निगोशिएशन इज मींस कि वो ट्रांसफॉर्म होती है पब्लिक के, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आई थी। हमने पास्ट में ये देखा है कि हमारे पाकिस्तान में जब पहले सिटी नाजिम थे नेमतुल्लाह खान साहब, उनके ज़माने में भी हमने देखी बसें आई ग्रीन कलर की, स्वीडिश की। फिर हमने मुस्तफा कमाल साहब के ज़माने में भी देखा बसें आई। अभी भी हमने देखा शर्जिल मेमन साहब ने पिंक, रेड और वाइट बसें। मसला ये है कि इंपोर्ट करना नहीं, मसला ये है कि इसको सस्टेन करना। तो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए आपकी नेगोशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से उनसे जो डील कर रहे हैं वो कितना लॉन्ग टर्म है, कितना बेनिफिट है फॉर द एक आम आदमी के लिए, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म करें। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में बड़े मशहूर है 3S के सेल्स, स्पेयर एंड सर्विसेज। आपने परचेज कर ली इंपोर्ट, मगर अगर वो रोड पे मेंटेनेंस के लिए जब उसको जरूरत हो और वो मेंटेनेंस टाइमली ना आ पाए तो वो जो आम आदमी है जो सफर करना चाहता है वो अगेन वो मुश्किलात में चला जाता है। जी डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। तो आप ओवरऑल ये कहेंगे कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में भी तजाद है कि जैसे आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट जो थी मुस्लिम लीग की वो लेकर आए, फिर ये सिंध गवर्नमेंट यानी कि नहीं, देखिए ये तो एक कानून बनाया गया 18 में तजाद आपको लग रहा है या नहीं, ये तो आपको एक पावर्स दी गई हैं प्रोविंस में, और वो प्रोविंस में पावर्स इस तरह से दी गई 18 अमेंडमेंट के बाद। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस 18 अमेंडमेंट के बाद अगर हम ग्रुप में बना के प्रोविंस के साथ हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ना, प्रोविंस टू प्रोविंस। तो नीड्स आपकी भी निकल रही है, नीड्स अगर कॉमन नीड्स निकल रही हैं तो कॉमन अगर हम नीड्स पे फोकस करके काम करें तो उसका एडवांटेज मिलेगा, मगर सेपरेट होके करेंगे तो हमें शायद वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। ये वो पॉइंट है, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद राइट्स तो आपके पास हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, उसका बेनिफिट आप 18 अमेंडमेंट के बाद तो आप समझ के सूबा जो है वो खुद मुख्तार है जी। और अगर वफाक ने आपसे किसी चीज का पूछ भी लिया ना तो फिर आपको पता ही क्या होता है कि वो फिर ये होता है कि ये हमारे खुद मुख्तारी के ऊपर वो चैलेंज हो जाता है पाकिस्तान में। मगर यही मैं कह रहा हूं कि एक प्रोविंस और वो आपको बताऊं 18 अमेंडमेंट जो है डेट इज एक करप्शन की बहुत बड़ी राह जो है ना वो बन चुका है, और इसके ऊपर भी मुख्तलिफ फोरम से मुझसे बहस हो चुकी है कि ये तो पब्लिक को रिटर्न होने चाहिए थे उनके टैक्सेस की मद में जो वो अदा कर रहे हैं या जो कुछ भी वो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, वो इन रिटर्न उनको मिलना चाहिए था। लेकिन इन रिटर्न आपको शहर की सूरत हाल पता ही होगी कि आप रोड्स देख लें, रोड्स की हाल क्या है। बीइंग एन यू बिलोंग टू द ऑटोमोटिव सेक्टर तो आपको अंदाजा होगा रोड्स की क्या सूरत हाल है, और उस पर भी गाड़ियों पे मतलब आपके लिए तो फायदा ही होगा ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए कि जनाब जंप्स या बहुत सारी बुशेज वगैरह जो होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, ढलवानी पड़ती हैं। तो एक तरह से तो गवर्नमेंट आपके लिए फेवरेबल नहीं है। नहीं, ये इसको इस एंगल से नहीं देखते हम, इसको इस एंगल से देखें कि रोड एक्सीडेंट आपके बढ़ रहा है जी, रोड एक्सीडेंट, और उसमें कोई ना कहीं हमारी किसी ना किसी फैमिली के साथ अगर ये एक्सीडेंट होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो ये कतई मैं नहीं समझता कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इसकी तरफ बड़ी खुशी महसूस करती कि डैमेजेस हैं तो हमारी रिपेयरिंग बड़ी हो रही है, नहीं, बल्कि ये हमारा फोकस है कि इस इंडस्ट्री से बेनिफिट मिले आम आदमी को। अगर उससे उसको नुकसान हो रहा है या तकलीफ हो रही है तो यकीन जानिए हमें अफसोस होता है। और रोड एक्सीडेंट आपकी इन्हीं वजूहात के जो कानून की हम को फॉलो नहीं कर पा रहे या हम उसकी प्रिपरेशंस रूट की या चीज़ों के हम डेवलप नहीं कर पा रहे, उसमें उन्हें तकलीफ है। हमें उस तकलीफ पर फोकस करना चाहिए कि यार ये आप बनाएं, जब ये चीज़ें बनेंगी, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करवाएंगे तो आप ईवी की जैसे बातें कर रहे हैं तो वो ईवी भी परफॉर्मेंस कर पाएगी। वरना इन हालात में इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पाकिस्तान के इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जो की डेवलप सिटीज हैं उनमें अगर ये कंडीशन है तो बड़ा मुश्किल है। जी जरूर। तो अब आपने भी जैसे आप बात कर रहे थे रोड्स की सूरत हाल की, तो अब ये रोड्स की सूरत हाल के ऊपर भी कभी आपने कोई अपनी एसोसिएशन लेवल पे कोई आवाज़ उठाई कि आम आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ अर्से पहले कराची प्रेस क्लब में कुछ डॉक्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि कराची में जो रोड्स की सूरत हाल है उससे आने वाले वक्तों में बहुत सारे लोग रीढ़ की हड्डी के मुख्तलिफ अमराज का शिकार होंगे।
सही कह रहा ये मैं बता रहा हूँ। अब आप जैसे सेफ्टी फीचर्स की आप बात कर रहे थे कि सेफ्टी के रोड एक्सीडेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी फीचर्स अगर आपकी गाड़ी में हो तो शायद अमवात जो हैं वो कम हो जाए। तो इस बारे में कुछ आप बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो सेफ्टी फीचर्स जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके सेफ्टी फीचर्स के ऊपर कई बार उंगलियां उठाई गई हैं। तो बीइंग एन ऑटोमोटिव सेक्टर एक्सपर्ट, इस बारे में जरा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से आपकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में कि हमारे पास वो सेफ्टी फीचर हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड नहीं कर रहे जो कि बाहर की इंपोर्टेड गाड़ियों में होते हैं। नहीं, मगर अब आपकी जो पॉलिसी आई थी ना 2021 से 2026 वाली, इसमें अगर आप देखें तो जो न्यू एंट्रेंट्स आए हैं पाकिस्तान में, वो तमाम उन सेफ्टी फीचर के साथ अपनी गाड़ियां उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, और वो ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, अच्छे मॉडल्स थे, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड मॉडल्स थे। तो आज आपके पास जो सेफ्टी एयरबैग्स होते हैं या सेफ्टी की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो आपको इस नए मॉडल्स में मुहैया की गई हैं, और वो यूज़र जो आज यूज़ कर रहा है वो उससे सेफ्टी ले रहा है। हम इस की तरफ एक बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये बात कही थी जो आपकी रूट कंडीशंस है ना, इसमें जो शॉक ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं या उसकी जो बात कर रहे हैं, वो बेसिकली वो तो आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी। वो जितनी भी आप सेफ्टी दे दें, मगर वो कोई भी चीज़ अगर आप उसको बेरहमी से इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़राबी होगी, जितने भी आप उसमें सेफ्टी डाल दें। तो बेसिक नेटवर्क जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको डेवलप तो करना पड़ेगा। ये कहीं नहीं आ सकता कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप अपनी गाड़ी को कर लें। हम गाड़ी से कहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की आपने बात की, डॉक्टर साहब की ये बात बड़ी ख़ास बात है कि एक मोटरसाइकिल राइडर अगर इन सड़कों पे मोटरसाइकिल वो चला रहा है और उसकी बैकबोन में पेन आ रहा है, यार ये आगे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट्स की या प्रोविंस गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन चीज़ को इमीडिएटली उसमें ले फोकस करें और उसको बेहतर बना सकें। जी। तो और जो कुछ उस बारे में ज़रा बताएं कि आप ये देखिए आपके जो भी पार्ट्स मैन्युफैक्चर है, ऑटोमोटिव पार्ट मैन्युफैक्चर, दे आर ऑल एसएमईज, और जर्मनी में 80% जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो एसएमई सेक्टर वालों की तरफ से होती है। और आप जरा पाकिस्तान के एसएमई सेक्टर की तरफ थोड़ी रोशनी डाल दें और अपने एसएमई जो सेक्टर से लोग वाबस्ते हैं उनके बारे में बता दें कि उनको क्या मुश्किलात का सामना है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए उनके लिए जो कि नहीं हुई, क्या टैक्सेशन, क्या उनको लोन्स क्रेडिट्स वगैरह देना चाहिए था हमारे बैंक्स को, वो भी नहीं दिया गया था, क्योंकि बैंक्स आर वेरी वेरी अनकॉन्फिडेंट प्रोवाइडिंग लोन्स टू द एसएमई सेक्टर। देखें, एक तो ये बात है कि आपने जर्मनी की बात की, हमारी पाकिस्तान में भी एसएमई एक की रोल प्ले करता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तमाम उन ममालिक में जो अंडर डेवलप होते हैं उनमें की रोल प्ले करता है, और हमारा भी कर रहा है, बशर्ते कि हमने ये देखा कि कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए थे और कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, तो स्टेट बैंक की एक पॉलिसी भी आई थी जिस पॉलिसी को कवर किया था कि आप लोगों को एम्प्लॉय नहीं करें, आप सैलरी के लिए फंड्स लें। उस ज़माने में भी हमने ये बात बोली थी कि एसएमईज के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास बैंक में एक्सेस नहीं है, आपके बैंक के मैनेजर भी एसएमईज को इंटरटेन नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता कि वो रखवा सकें। तो एसएमईज के लिए हमने लास्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उस पॉलिसीज में हमने ये प्रपोज भी किया था कि एसएमईज के लिए सेक्टर के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए जहां स्मॉल एंटरप्राइजेस की उसकी टर्नओवर देखिए, अगर उसका टर्नओवर है तो वो मींस कि वो एक सस्टेनेबल बिजनेस चला रहा है, तो उस टर्नओवर की बेसिस में उसको 50% तो आप लोन दें और वो भी इंटरेस्ट फ्री दें। देखिए एसएमईज के पास जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है ना, मोस्टली वो रेंटल पे होती हैं, उनके घर भी शायद रेंटल पे होते हैं, उनके फैक्ट्रीज भी रेंटल होती, उनके पास कोई कोलेटरल नहीं है कि वो आपको दे सकें। मगर जहां तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है तो वो जिन ओईएम्स के साथ काम कर रहे हैं वो बड़े रिलायबल हैं, आप उनसे कोई वो ले सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं, आप उनसे एग्रीमेंट ले सकते हैं। तो आपको एसएमई सेक्टर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना है। इस वक्त कोविड-19 के बाद जो चैलेंजेस अब हम फेस कर रहे हैं या इंडस्ट्री फेस कर रही है, वो अभी लास्ट 1.5 साल से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में, इस इकोनॉमी में स्मॉल एंटरप्राइजेस बहुत चैलेंजेस पे, उसके लिए सस्टेन, मैंने कहा 30% की मैंने बात की थी, अगर आपका 30% का वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गई है।
और खुदा ना खास्ता अगर ये लॉन्गर पीरियड पे चलती है, यानी कि 2024 में भी यही सूरत हाल रहेगी, तो उसमें से कई देखें इस साल में भी आपके कई एसएमईज बंद वाइंड अप कर जाएंगे, दे विल शट डाउन देयर बिजनेस। सर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद हम शुजाउल हक साहब से बात करेंगे, और शुजाउल हक साहब जो है वो हमारी ई व्हीकल्स और ग्रीन फाइनेंसिंग इन इनिशिएटिव्स के ऊपर जो है वो रोशनी डालेंगे। तो जी शुजाउल हक साहब, माशाल्लाह आपका भी काफ़ी ऑटोमोटिव पार्ट मैन्युफैक्चरर में आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आप ज़रा कुछ ये बताएं कि ईवी व्हीकल्स अब तक पाकिस्तान में आ जानी चाहिए, पाकिस्तान में चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए थे, पाकिस्तान की जो ख़ासतौर से हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनकी पॉल्यूशन की सूरत हाल से भी आप बखूबी इल्म होंगे, तो कुछ ज़रा बताएं कि ईवी पॉलिसीज़ में क्या ऐसी रुकावट रही अब तक हमारे मुल्क में सही तौर पर ईवी व्हीकल्स क्यों नहीं आ सकी अभी तक? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मदऊ करने का। ईवी के हवाले से अगर आप पाकिस्तान से पहले अगर दुनिया पे नज़र डालें तो चैलेंजेस अभी दुनिया के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे अगर आप यूरोपियन बात करें, यूरोप के अंदर एक चार्जिंग के हवाले से बात करें, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि हर 10 गाड़ी के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। अब लगने के तो बहुत कम है कि सिर्फ एक स्टेशन में सिर्फ 10 गाड़ियाँ, वो क्योंकि पेट्रोल पंप तो बहुत कम होते हैं, उसमें सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ रिफिल हो रही होती हैं। तो इसलिए इसका प्रॉब्लम क्या है, ईवी का चार्जिंग से बहुत लंबा टाइम लेता है, तो इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया कि 10 गाड़ियों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम लेते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त सड़कों पे तकरीबन 70 लाख गाड़ियाँ मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं। उस 70 लाख के हिसाब से अगर आप देखें, वही स्टैंडर्ड लेते हैं तो चार्जिंग स्टेशन कितने होने चाहिए, अगर उसका आप तकरीबन लगा लें 70,000 के करीब चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। तो क्या हम 70,000 चार्जिंग स्टेशन हैं हमारे, तो मुश्किल 100 भी नहीं होंगे अभी पाकिस्तान के अंदर। तो अगर हम गाड़ियाँ बढ़ाते हैं तो हमारे तो चार्जिंग का इशू आ जाएगा। और वैसे भी देखें, अभी गवर्नमेंट ने एक अभी न्यूज़ आई है चंद दिन पहले, मतलब अक्टूबर की न्यूज़ है, जो कराची के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस उन्होंने लेके आए थे, जो कि 40 बसेस थी। उसके अंदर जो 3 रूट्स पे चल रही थी, जिसमें एक ये बहरिया टाउन से लेके टैंक चौक, ये मलिर कैंट, फिर मलिर कैंट से एयरपोर्ट जा रही थी, और मलिर कैंट से ये एक नुमाइश की तरफ निकल रही थी। तो टोटल 40 गाड़ियाँ, 40 बसेस चल रही थी इसके ऊपर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें चार्जिंग कैपेसिटी ना होने के, और सिर्फ 2 स्टेशन थे हमारे पास, ठीक है, जो उसको ये 40 गाड़ियों को जो कैटर करते, तो उसकी लेकिन क्यों शॉर्टेज की वजह से जो इसमें प्रॉब्लम आया, 20 गाड़ियाँ सिर्फ अभी बसेस खड़ी हुई हैं, जो कि उनमें मट्टी लग रही है, इशूज़ आ रहे हैं, ये सिर्फ 20 गाड़ियों को ये 2 स्टेशन एंटरटेन कर पा रहे हैं। तो कितना बड़ा हमारा जो हमारा टैक्स का पैसा है वो ज़ाया हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। जी, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो अब 2 रूट तो टोटली एलिमिनेट, मतलब समझे बसेस चल ही नहीं रही हैं। सिर्फ एक बहरिया टाउन से लेके टैंक चौक तक ये एक रूट चल रहा है बस ऑपरेशनल, 20 गाड़ियाँ इसी पे बसेस चल रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें पहले ज़रूरत है। हमारे हम उसकी बात करें, बिजली हमारे पास पहले इंडस्ट्री चलाने के लिए नहीं है जी, इंडस्ट्री बिजली नहीं है जनाब, ठीक है। वही अगर हम ईवी की बात, गाड़ियों की, पैसेंजर कार्स की बात करते हैं, तो अगर हम अभी ले भी आए तो हमारा वही हाल हो जाएगा जो गैस के साथ हुआ। हमने सारी गैसेस CNG में कन्वर्ट हुई गाड़ियाँ, और गैसेस ख़त्म हो गई, और जो अब हम इंडस्ट्री चलाने के लिए इतने महंगे दामों, अभी आपको पता है अभी टैरिफ रिवाइज सारे रिवाइज हो रहे हैं। तो हमें बिजली बनाने पे पहले फोकस करना होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर हम गाड़ी लेके आएँ तो हम उसको चला भी सकेंगे। तो ये इंपोर्ट करके हमने जो गाड़ियाँ लेके भी आ गए, जैसे बसेस भी हैं और भी, तो उनका आप देखें क्या हाल हुआ। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर फिगर्स की बात करें, अभी भी 58% लोग दुनिया के अंदर ये माइंड सेट पे हैं कि ये गाड़ी महंगी है। माइंड सेट है, ईवी कार जो महंगी है, माइंड सेट है दुनिया के अंदर, ये पाकिस्तान का नहीं बता रहा मैं। तो अभी बिजली के रेट्स आप देख रहे हैं, 1 यूनिट्स का 50 रुपए से भी ऊपर चला गया 1 यूनिट का रेट। अच्छा, इसके अलावा स्टेशन है नहीं हमारे पास, गाड़ियां भी महंगी हैं, बैटरीज महंगी हैं।
तो अभी मैं तो समझता हूँ कि हम लोग अभी IC इंजन ही खरीद नहीं पा रहे, तो हम अभी EV पे कैसे जाएंगे। तो जाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि EV अच्छी चीज़ नहीं, जाना ज़रूर चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमें अभी पाकिस्तान को टाइम लगेगा कि EV को अडॉप्ट करने के लिए, EV यहाँ लाने के लिए। जिसमें एक इशूज़ ये भी है कि हमारे फ्लक्चुएशन बिजली का बहुत है, तो चार्जिंग तो उससे फर्क पड़ता है चार्जिंग पे अगर जी बिल्कुल। ये जो बसेस की मैंने एग्जांपल दी है, इसमें एक इशू ये भी था कि जहाँ फ्लक्चुएशन हो रहा है वहाँ पर ना, जहाँ चार्जर है, तो उसकी वजह से फिर टाइम आपका बढ़ रहा है, जैसे भी तो स्टेबलाइज करेगा, सब कुछ करेगा। तो ये हमारे बेसिक, और ये फ्लक्चुएशन का इशू हमारा बड़ा कॉमन है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें, उसके बाद EV पे जाएं। और EV अगर दुनिया में भी आप देख लें, दुनिया में इस वक्त तकरीबन कोई 1.5 अरब गाड़ियाँ, जिसमें जो EV गाड़ियाँ सिर्फ 26 मिलियन है, जो कि तकरीबन 2% भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम अपनी 2% भी नहीं बन रहा दुनिया में 2% भी नहीं बन रहा। मतलब मैंने आपको बताया 1.5 अरब गाड़ियां हैं दुनिया की रोड्स के ऊपर, और सिर्फ 26 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 60 लाख EV गाड़ियां हैं, जो कि 2% भी नहीं बन रहा है। तो चैलेंजेस पाकिस्तान से ज्यादा भी दुनिया भी इसके चैलेंजेस में लगी हुई है, इसको रिजॉल्व करने के। हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं ना। मतलब हम तो पहले IC इंजन ही संभाल लें, तो उसके बाद हम फिर EV पे कन्वर्ट होते हैं। और इसके लिए तो आपको टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए तो आप क्या ट्रेनिंग दे के उनके लिए मैकेनिक प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, जी वो देखें, ये तो हम लोग के हाथ में ना, ये तो हम लोग के हाथ में ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज है EV व्हीकल्स के। जी असल तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्क के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। US भी सोच रहा है, US कह रहा है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है ना 2030, जो कि समझ लें 6 या 7 साल बाद आने जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि 2030 में इतनी गाड़ी होंगी कि हमारी इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटी है जनरेशन की, उसको डबल करना पड़ेगी, जो कि उन्होंने कई सालों में डेवलप की, उसको डबल सिर्फ 7 साल में। तो वो उनके यहाँ अभी बातचीत चल रही है, क्या हम गाड़ी तो बना लेंगे, गाड़ी बढ़ाना कोई मसला नहीं है, क्या उसकी हम चार्ज कर पाएंगे उसको हम। तो ये दुनिया भर में चैलेंज है अभी। तो अभी हम तो खैर बहुत पीछे। जी। तो हमें कुछ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम थोड़ा सा बातचीत करें, हम गवर्नमेंट को अर्ज करें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, बिजली का निज़ाम थोड़ा हो और बिजली सस्ती भी हो। मतलब ऐसा हमें ऐसा ना हो कि मुझे तो ये डर है कि हम तो फ्यूल से जो पेट्रोल सस्ता पड़े और बिजली महंगी पड़नी शुरू हो जाए हमें गाड़ी में। अच्छा, ये भी मुमकिन है जी, ये भी मुमकिन है। बिजली जो है वो पेट्रोल से ज्यादा महंगी हो जाएगी। बाहर तो उनके पास इनसाइड है, उनकी बिजली इंतहाई सस्ती होती है उनकी। तो हमें तो ये चैलेंज भी है। बिल्कुल जरा कुछ जरा आप एनर्जी सेक्टर से भी मैं भी काफ़ी आपकी दस्तरस है माशाल्लाह से, मुझे पता है उस बारे में भी, जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है एनर्जी का, उस पर भी ज़रा थोड़ी बात कर लें कि ये कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। कुछ टैरिफ वैरिफ के हवाले से भी कुछ बात करें। देखिए, इंडस्ट्री में तो IPP का जो मसले मसाइल हैं, उसमें उनको जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो सबसे पहले उनको लेवल प्लेइंग फील्ड लाई जाए। मतलब KE को मैं समझता हूँ कि KE इस हिसाब से इसको एज नहीं है इतना, क्योंकि उसका इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो इतनी महंगी गैस खरीद ली है और इनको इतनी सस्ती मिल जाती है। तो हम KE के बहुत सारे इश्यूज हैं, हम वो बात भी करते हैं, लेकिन ये बात भी है कि IPP को बहुत ज़्यादा KE को महंगी गैस महंगी तो RLNG लेते हैं। और क्यों ले रहे हैं जनाब RLNG जनाब, और उसमें भी करप्शन है। मैं आपको बताऊँ जी कि वो अगर नेचुरल गैस भी ले लेते हैं तो वो अपनी बिलिंग में शो करते हैं कि हमने RLNG लिए, उसमें नेपरा भी जो है वो उनका एक सहूलतकारी कर रहा होता है। खैर बड़ी लंबी स्टोरी है जी, ये स्टोरी लंबी है, लेकिन कम से कम हम लेवल प्लेइंग फील्ड तो देते हैं उनको। ये मतलब हमने चंद लोग, कितने लोग हैं वो जो IPPs के अंदर, में ख्याल मुश्किल से 10, तो उनको हमने इतने बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए हैं, कैपेसिटी पे ही इतनी उनको दे दी। कैपेसिटी है तो उनको डॉलर्स के हिसाब से पेमेंट्स चल रही हैं, तो वो हम करें। उसके बाद KE पे भी हम बात करें, कोई मैं ये नहीं कहता KE पे बात नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ जो भी हमारे बिजनेस एलीट्स होते हैं, तो वो इतना गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस उनका होता है कि गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट पॉलिसी कोई नहीं बना पाती है। अभी आप देखेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, अभी इससे मेरा पिछला प्रोग्राम था टैक्सेशन के ऊपर, तो उसमें एक सीनियर FBR के ऑफिशियल थे मेरे प्रोग्राम में, तो यही कह रहे थे कि जिस वक्त हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन में लाने की बात कर रहे थे, क्योंकि IMF की भी डिमांड है कि भाई इस सेक्टर को भी आप टैक्स के अंदर लेकर आओ, ये क्यों नहीं टैक्स नेट में है ये। तो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इतना प्रेशर आया है FBR के ऊपर, इतना प्रेशर आया है कि वो सब चीज़ें जो है वो दबा दी गई कि भाई
ना लगाएं जनाब इस सेक्टर को, आप रहने दें इसको, आप ना छेड़ें इसको। अगर आपने छेड़ा तो हमारी जो पॉलिटिकल जो हमारी मसाइल हैं वो बढ़ जाएंगे, हमारा वोट बैंक मुतासिर हो सकता है अगर आपने इस सेक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया तो। इतना बड़ा यानी कि इशू बन गया था इस पे। तो खैर बहरहाल शुजा साहब हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारे मुल्क के साथ भी, हमारे लोगों के साथ भी। तो और ईवी सेक्टर में और क्या हो सकता है, मतलब आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारे मुल्क में कोई ईवी व्हीकल्स आने का कुछ ऐसा कोई वो वे बन गया है, कोई स्मूथ वे है ऐसा कि आ जाएंगे अगले 5 सालों में कुछ? क्योंकि इसमें 3-4 मुझे पता है प्लेयर्स आ गए हैं, जिसमें क्राउन लिफान है आई थिंक, और 2-3-4 और भी कंपनीज हैं चाइनीज जो इसमें आ गए ईवी में। तो है 5 सालों में कुछ उम्मीद है कि कुछ परसेंटेज हो जाए हमारे उसमें ईवी व्हीकल्स हमें रोडों पर आम देखने में नजर आए? देखें ये तो मोटरसाइकिल पे तो आपको आप टेस्टिंग कर सकते हैं अपने, क्योंकि पैसेंजर कार तो एक बहुत ही उसकी समझ लें कि उसके लिए बिजली बहुत चाहिए अगर आप उसको जी। तो आप मोटरसाइकिल में टेस्टिंग कर सकते हैं, और एक जिस तरह ये गवर्नमेंट लेके आई बसेस, देखें इससे हमारे सामने रिजल्ट भी आया। तो इसमें कमर्शियल के अंदर तो ये सस्टेनेबल है या नहीं है एक आम पब्लिक के लिए, एक आम आदमी के लिए सस्टेनेबल व्हीकल? जी ईवी सस्टेनेबल है, मतलब इसकी तो इससे तो कोई इंपॉर्टेंस से कोई वो ही नहीं है ना इशू। बात सारी है इसकी जो क्या नाम है भाई बात है कि जब हाथी पालते हैं दरवाजे भी हमें ऊंचे करने पड़ते हैं, तो हमें दरवाजे भी साथ साथ ऊंचे करने, सिर्फ हाथी बिजली का इंतजाम करना है जी। बिजली सबसे मेन फैक्टर है ना, मतलब हम तभी तो आपको फिजिबल पड़ेगी, और अगर बिजली नहीं होगी तो हम उसी तरह करेंगे, गाड़ी लेंगे साइड में डाल देंगे, सारा पैसा हमारा। मशहूर साहब आप क्या कहेंगे, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, आपके क्या नजरियात हैं ईवी और इन चीजों पर? अभी जो आपने बातें की हैं यहाँ पे, इसमें सिर्फ मैं एक ऐड करूंगा जो थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि हमारी निगोशिएशन स्किल्स ना बड़ी वीक है एज ए गवर्नमेंट। हम बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना हम डील कर जाते हैं। जैसे अभी शुजा ने कहा जो आईपीज हैं वो कोई 10-12 हैं बड़े, आपको रीविजिट की जरूरत है, इमीडिएटली रीविजिट की जरूरत है कि आप उसको रीविजिट करें और उसको और सिंसियरिटी के साथ एज ए नेशनल इंटरेस्ट पे, नॉट ए पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट पे आप उसको रिव्यू करें और वो बेनिफिट ट्रांसफर हो एक आम आदमी को। इस वक्त हम सीरियसली 1.5 साल में एक आम आदमी एक मुश्किलात का शिकार है। एक वो आम तबका जो हमारा मेजॉरिटी है जिसको शायद हम इग्नोर कर रहे हैं। अभी आपने बात की इलेक्शंस में, तो वो इलेक्शंस में वो भी अपना की रोल प्ले करेंगे भाई। तो वो जो मेजॉरिटी है अवाम की, आम आदमी की, उसके घर में इस वक्त बिजली मुयस्सर नहीं है। अगर मुयस्सर है तो वो रेट आम आदमी रोल प्ले करेगा। पिछले इलेक्शन में आप देखें ना कि नादरा का लिंक ही बैठ गया था। ये देखें ये तो एक अलग चैप्टर है, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आम आदमी का राइट है, आप उसको अगर राइट्स नहीं देंगे तो वो तकलीफ दे। इस वक्त वो तकलीफ में। तो बिजली के रेट्स को हमने मैंने कहा ना निगोशिएशन अच्छी नहीं की, जिसके से आज हम भुगत रहे हैं। उसको रिविजिट कर लें, आप बेहतर कर सकते हैं। नहीं नो आईपीएस के साथ, आईपीपी के साथ आप करेंगे ना। आपने उनको भाई जो मराद दे दी है वो अनरियलिस्टिक है, उसको आप रियलिस्टिक पे लें। दूसरा आप देखें निगोशिएट किस लिए करते हैं। आप करते हैं जब किसी आप सीट पे बैठते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई होती है, आपके उस हलके की, आपकी उस कम्युनिटी की, आपकी उस प्रोविंस की, आपके उस मुल्क की। तो आपने उन पे को सामने रखते हुए फैसले करने। आज अगर हम 75 साल में भी कोई बेहतरी नहीं कर पा रहे तो शायद इसमें हमारा अपना कसूर है, किसी और को क्यों बोले हम अपने वीक हैं ना। तो हमें अपनी जात से बढ़ के हमें सोचना होगा। और 2024 एक इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे मुल्क के लिए। ये आपके 76 ईयर हो चुके हैं। आफ्टर 24 ईयर्स आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे 100 ईयर्स की इंडिपेंडेंस डे। उसके लिए आप क्या दे के जा रहे हैं? तो आपके लिए डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप अपनी जात को पीछे करिए और मुल्क को सामने रख के फैसले कीजिए कि आपके मुल्क में क्या किन चीजों की जरूरत है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी चीज की बात करते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी मौजूद है, हमारे अंदर काबिलियत मौजूद है। हम उन लोगों को हाईलाइट नहीं करते। आप मेरिट पे चीजों को लेकर आइए, मेरिट पे प्रेजेंट कीजिए। हम इस मुश्किल में भी हम ये कहते हैं जो IMF के हम कहते हैं कि बड़ा लोन ले लिया। बिजनेस कम्युनिटी को मैं ये समझता हूं कि आज हमारी बिजनेस कम्युनिटी ऑन बोर्ड हो जाए तो ये लोन भी पे बैक हो जाएगा भैया, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक से लोन लेता है ग्रो करने की, तो वो रिटर्न प्लान करता है।
तो मुल्क को अगर जरूरत थी तो उसने ये पैसे लिए, वो पैसे वापस भी कर सकते हैं, मगर उसकी सही जगह पे इस्तेमाल होना जरूरी है। मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ और ब्रेक के बाद आप लोगों को एक बहुत अहम मैं बात बताऊंगा, तो जरा थोड़ा इंतजार कीजिएगा, उसके बाद फिर हम मशहूर साहब के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मशहूर साहब डिस्कशन कंटिन्यू करें, और मैंने आपको कहा था कि बड़ी अहम बात बताऊंगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने उनका तो नाम सुना होगा, वेस्टर्न यूनियन वाले जो बड़े साहब हैं, जो सभी जानते हैं, उनके नाम से वाकिफ़ हैं। अब तो वो भी हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने एक बात हमारे इस प्रोग्राम में ये कर दी थी कि मैं तो पूरे पाकिस्तान का कर्जा अदा कर सकता हूँ। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल में आ गए थे। तो मतलब एक शख्स ने इतनी बड़ी बात कर दी थी, तो आप बता दें कि पाकिस्तान में कितने इलीट्स हैं, तो ये सारे इलीट्स अगर जमा हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो वाकई में हमारे लिए तो IMF और कर्जा कुछ भी नहीं है। जाहिर है, देखिए ना, आप किसी भी एक विजन होता है, मेरा जैसा विजन है कि हम 100 ईयर्स की जब सेलिब्रेट कर रहे हो मुल्क की इंडिपेंडेंस डे, तो हम उस वक्त उस यंग यूथ के लिए ना कुछ चीजें दे के जाएं। 24 ईयर्स है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी है, हमने जो किया पिछले 65% पॉपुलेशन जो हमारी है वो इन पर ही, इन्हीं पे, तो उनको अगर हम सही डायरेक्शंस नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो ये, या तो हमारे यहाँ से जैसे अभी हम देखते हैं जिन हालात से बच्चों को मेरिट पे चीजें जॉब्स नहीं मिलती, या मेरिट पे उनको वो मेरिट पे कुछ भी नहीं मिलता सर, नहीं मेरिट पे ना एडमिशन, कहाँ जॉब, ना कुछ सही कहते हैं, ना एडमिशन हैं, ना स्कूल्स हैं। हम अगर पास में जाके देखें, स्कूल तो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल थे जो एक सक्सेसफुल मॉडल से, जहां से हमारे हीरोज पैदा हुए, इन्हीं गवर्नमेंट स्कूलों से आज गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोस्ट में बैठे थे। आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल के क्या हालात है? तो हमारे पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है, 24 इयर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगले 24 साल का हमें प्लान बनाना चाहिए और उसमें इस डायरेक्शन को सेट करना चाहिए कि हम आने वाले कल में इन लोगों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा टैलेंट अगर आप बाहर भेज देंगे तो वो दूसरा मुल्क तो फायदा उठा रहा है, आप यही हो रहा है, ब्रेन ड्रेन। और अगर आप देखें गुज़िश्ता चंद माह में, तो अभी ये एक अनऑफिशियल फिगर आया था कि गुज़िश्ता सिर्फ 6 माह के अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब लोग जो है ना वो जा चुके हैं। अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और वैसे भी, लेकिन तकरीबन एक आम अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख लोग यहाँ से जा चुके हैं। और मुझे तो अब ये लग रहा है कि जनाब जो वाकई में टैलेंटेड लोग हैं वो तो सब चले जाएंगे। अब उसके बाद शायद पाकिस्तान में लग रहा है कि सिर्फ कचरा नहीं रह जाएगा, कि जो भी लोग होंगे, इतने लोग आजकल फ्रस्ट्रेटेड हैं इस मुल्क की पॉलिसी से, इस मुल्क की सूरत हाल से। सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर, और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसका हमारे अंदर फुकदान है, वो है दियानतदारी। दियानतदारी हमारे किसी शुबे में नहीं है जी, आप बेहतर समझोगे। तो फिर मशहूर साहब, वे फॉरवर्ड कुछ मुझे बताएंगे अब SME सेक्टर में किस तरह से जो है ना वो, क्या ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज आनी चाहिए कि हमारा SME सेक्टर जो है ना वो ग्रो कर सके? सबसे पहला मेरा जो विजन है SMEs के लिए, एक तो इन हालात में इमीडिएटली गवर्नमेंट को जो हमारी बैठी है इनको एक्शन लेना चाहिए। सर, इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दें। आप ये क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इस क्राइसिस पे ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और उनकी बेल आप रिटर्न अभी हमने जमा कराया लोगों ने, अभी आपका रिटर्न, आप उसका पास रिकॉर्ड देखें ना, अगर वो रिटर्न जमा करा रहा है और उसमें उसने आपको इतना टैक्स दिया है, यार उसको 25% तो दो, पहले किस दो ना। बहुत वो बड़ा नहीं मांग रहा आपसे। एक दूसरा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में, जितने SMEs इस वक्त मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, हमें एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देखिए, हर एक प्रोविंस में एक अपनी एक स्किल्स हैं, एक अपनी स्पेशलिटी है। नॉट ओनली ऑटोमोटिव में, ओवरऑल SMEs की बात कर रहा हूँ। हर एक प्रोविंस में अल्लाह ताला ने उन SMEs में एक क्वालिटीज दी हुई है। हमें उनको ये प्रपोजल, मैंने लास्ट गवर्नमेंट की जो SME पॉलिसी थी उसमें ये प्रपोज भी की थी कि आप फ्रेंचाइज स्टार्ट करें। मीन्स के पंजाब वाली कोई SME प्रोडक्ट को हम कराची के साथ फ्रेंचाइज करें, कराची वाले को आप इस्लामाबाद के साथ करें, इस्लामाबाद वाले को आप पेशावर। ये जो इंटर चेंज होता है फ्रेंचाइज में, इसमें दो चीजों का हमें एडवांटेज मिलेगा। एक तो हमारी आपस में प्रोविंस टू प्रोविंस बिजनेस कम्युनिटी में ट्रस्ट बिल्डअप होगा। हम जब लेन देन करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट आता है ना, कमिटमेंट आती है। कमिटमेंट मेरे टाइम की, मेरी क्वालिटी की, मेरी प्राइस की, और आपकी कि आप उसको टाइमली पेमेंट किस तरह से, तो ये ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो हमें एक तो इस वक्त हमें कहीं और नहीं देखना चाहिए,
हमारे पास पाकिस्तान के लोकल ब्रांच बड़े अच्छे मौजूद हैं, उनको हम प्रमोट करें और उनके साथ एक तरह का एसएमईज का रिलेशनशिप बिल्डअप करें हर प्रोविंस में, ताकि हम हर प्रोविंस में निकाले वो आपके 50 कंपनीज एसएमईज, हर प्रोविंस एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन में बैठाए, सेंटर में बैठाए। इस वक्त हमें मिलके ही करना है। कोविड-19 में मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने वो काबिलियत दी थी कि कोविड-19 के अंदर हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर मैंने देखा ऑटोमोटिव में वो ऑटो पार्ट्स से हट के डिवाइसेस पे गए, उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाना शुरू किए, उन्होंने वो अपनी सलाहियतें जो इंजीनियरिंग सेक्टर में उनके पास मौजूद थी कोविड-19 में लोगों के लिए सर्व करी और बेलॉस की। कोई इस ऑब्जेक्टिव में नहीं कि हम वहां से कोई अर्न कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव ये था कि उस वक्त क्राइसिस था, नेशनल क्राइसिस था। तो इस वक्त भी हमें ये चाहिए कि हम इस वक्त एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में मौजूद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी से बाहर आ गए, या हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने में आपको टाइम लगता है, एक वक्त दरकार होता है। तो वो 2024 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमें ये चाहिए कि हमें मिलजुल के एक डायरेक्शन सेट करें, और ये डायरेक्शन 24 इयर्स की करें। सर, आप 100 इयर्स को सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो आप अपने विजन को सामने लेकर आए, आपके विजन्स के। अगर विजन नहीं है तो फिर हम 100 इयर्स के बाद भी हम यही कहेंगे वो जो पिछले वाले थे ना साहब सही नहीं थे, ये जो आएंगे ना इंशाल्लाह बेहतर। 100 साल के बाद भी अगर हम ये चीजें करेंगे, ऐसे ही होता चला रहा है। मानसिक लोगों का बना दिया गया कि नहीं थी ये सही नहीं थे, अगले सही होंगे, ये ज्यादती है, अगले से ज्यादा सही होंगे, ये ज्यादती होगी। हमें ये विजन चाहिए 24 इयर्स में हम किस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं। जब ये बताएं कि इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, आप तो ग्लोबली आपका एक्सपोजर है, तो हमारे यहाँ वो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस मुझे यहाँ की गाड़ियों में इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें मुझे वो नज़र नहीं आता। तो हम किस तरह से इंजीनियरिंग एक्सीलेंस बिल्डअप कर सकते हैं अपनी कार्स में, हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चर, इस बारे में कुछ नहीं। सबसे पहले तो देखें, जब हम ये कहते हैं ना आईटी किया में मैंने देखा कि हाँ देयर आर सम इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, नहीं, हम ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग की एक्सेलेंसी इतनी शायद मौजूद नहीं है, ये सारा सा ज्यादती है। आज हमारे अपने ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रीज के मुझे नजर आते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन 54 ममालिक्स में, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे होंगे और उनकी जो उनका कंपटीटर्स है वो चाइना, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया ये होंगे, मगर वो उनको compete कर रहा है। और वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो आफ्टर मार्केट है, तो उस मार्केट में उसकी डिमांड आ रही है और वो कंटिन्यूसली कर रहा है, तो यानी कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है। जो 54 एक्सपोर्टर्स हैं, किस 54 ममालिक में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये किस ब्रांड के लिए बना रहे हैं? ये आफ्टर मार्केट्स के प्रोडक्ट्स होती हैं, आफ्टर मार्केट्स में यूरोपियन मॉडल्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके हिसाब से उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। और उस इंजीनियरिंग देखें एक ट्रस्ट है। मैं हमेशा कहता हूं इंजीनियरिंग में जब हम इन्वॉल्व होते हैं और इंजीनियरिंग में जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे कस्टमर का कॉन्फिडेंस और डेवलप करना पड़ता है, तो वो इंजीनियरिंग में टाइम लगता है। मगर जब वो प्रोडक्ट बना के आपको प्रेजेंट करता है और आप यूज करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यार ये अच्छी प्रोडक्ट है, यही आपकी सक्सेस है। तो इस वक्त अगर हमारे मुल्क से ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए और वो हमारे रोल मॉडल, फाइनेंसिंग भी करनी चाहिए। हाँ, और वो ग्रोथ, और दूसरा वो देखें एक एंड दे विल एक्सप्लोर द न्यू मार्केट। यस, एक तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप वो उन रोल मॉडल को एज ए रोल मॉडल एक्सेप्ट करें और उसको रोल मॉडल को प्रेजेंट करें जो बाकी लोग इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आके अपने केस बताएं किस तरह से उन्होंने। आजकल तो बड़ा हम देखते हैं ना आईटी में स्टार्टअप और भाई ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स जो ये एक्सपोर्ट कर रहा है उनकी भी सुने रियल स्टोरी, किस तरह से वो उन्होंने जद्दोजहद करके आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हमारे इसे ऑटो इंडस्ट्रीज में तो हम कह सकते हैं वो हमारे रोल मॉडल हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एसएमई सेक्टर को सपोर्ट करेगी, उनके लिए फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और ख़ास तौर से जो हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको अप्रिशिएट किया जाएगा, इनके कोई लोन्स दिए जाएंगे और इनके लिए कोई नई स्कीम्स ऐसी निकाली जाएंगी कि ताकि ये एक्सपोर्ट के लिए न्यू मार्केट्स सर्च कर सके। और इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो मसला है वो आप सब जानते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज है कि हमारे डॉलर्स की शॉर्टेज है और डॉलर जो मुल्क से बाहर जा रहा है और हमारे कौमी ख़जाने में डॉलर्स का बड़ा ही फुकदान है। तो ये जो हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स के एक्सपोर्टर्स होंगे ये ज़र मुबादला भी पाकिस्तान लेकर आएंगे, जिससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होगी और हम
IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, बहुत से कर्ज मांगने वाले इदारों से, कर्ज देने वाले इदारों से हम बच सकेंगे, ताकि हमारी जो इंटीग्रिटी है वो मुतासिर ना हो।